नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में भारत ने यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग को दोहराया। भारत ने कहा कि बढ़ती वैश्विक भूमिका, लोकतांत्रिक मूल्यों और शांतिपूर्ण प्रयासों के हवाले को देखते हुए हमारी भागीदारी पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही उसने ये भी कहा कि यूएनएससी में सुधार और विस्तार की आवश्यकता है। साथ ही सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जिससे कि वैश्विक संतुलन की स्थिति बन सके और समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप इसको ढाला जा सके। तो आज के संदर्भ में हम बात करेंगे कि भारत यूएनएससी अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने स्थायी सदस्यता की मांग क्यों कर रहा है। साथ ही भारत को कुछ समूहों का समर्थन मिला, जिसमें कि G4, L69, C10 की भी बात की जा रही है। तो इस पूरे संदर्भ को हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको हम बता दें कि हमारी दृष्टि आईएएस के जीएस फाउंडेशन कोर्स के तहत हमारी शाखाओं करोल बाग, प्रयागराज, जयपुर, लखनऊ में हमारे नए बैचेज शुरू हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे इंदौर में एक नए बैच की शुरुआत हो चुकी है। समय और दिनांक पर एक नजर डालते हैं। करोल बाग में हिंदी माध्यम का जो बैच है, जीएस फाउंडेशन बैच 27 सितंबर से शुरू हो रहा है 11:30 बजे से। प्रयागराज में जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है 11:15 बजे। वहीं जयपुर में आईएसजीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 7 अक्टूबर से हो रही है सुबह 8 बजे। लखनऊ की अगर बात करें तो 18 अक्टूबर से सुबह 11:30 बजे इंदौर में इस बैच की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही इससे संबंधित किसी अन्य क्वेरी के लिए अगर आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं। इस पर विस्तार से आप अन्य जानकारी को ले सकते हैं। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले इस वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। बात हमने खबर की चर्चा में क्यों है, इस बात को जानने के साथ हम इन समूहों पर भी एक नजर डालेंगे कि वास्तव में ये समूह क्या है, L69 क्या है, G4 क्या है, C10 क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में एक सामान्य परिचय, उसके बाद सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है और साथ ही साथ भारत क्यों चाहता है स्थायी सदस्यता। अंत में एक अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे, इसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ेंगे। वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जवाब आप जरूर दे पाएंगे, सही दे पाएंगे। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस कार्यक्रम की पीडीएफ पाने के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले खबर और चर्चा में क्यों है, इस मुद्दे को समझते हैं। तो देखिए, L69, G4 कंट्रीज और इन लोगों के साथ साथ इन लोगों ने भी यूएनएससी में विस्तार की बात की है। भारत ने तो यहां पर इस बात को दोहराया ही है कि उसे स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। साथ साथ जो G4, L69 और C10 इन समूहों ने भी इस बात को यहां पर कहा है कि इसमें भारत के विचार का समर्थन भी किया है और यह भी कहा है कि यहां पर इसके विस्तार की भी आवश्यकता है। अब इसमें क्यों ये बातें कही जा रही हैं, इस बात को समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले इन ग्रुप के बारे में, इन समूहों के बारे में, इनका एक परिचय आपके सामने हमारा बताना अवश्यंभावी होता है। बात अगर G4 की करें तो देखिए, G4 क्या है, ये 4 देशों का एक समूह है। G4 में कौन कौन से देश हैं, उन देशों के अगर नाम पे आप गौर करेंगे तो इसमें ब्राजील, इसके अलावा जर्मनी, इसके अलावा इंडिया और इसके अलावा जापान, ये 4 ऐसे देश हैं जो कि यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। अर्थात ये सभी स्थायी सीट की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की डिमांड कर रहे हैं और सब एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इस ग्रुप को जाना जाता है G4 के नाम से। वहीं L69 की अगर बात करें तो यह विकासशील देशों का एक समूह है जो कि यूएनएससी में सुधार की वकालत करता है। इस समूह में कौन कौन आता है, तो इस समूह में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और साथ ही एशिया और प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो इसमें सम्मिलित हैं। वर्तमान में उनकी कुल संख्या की अगर बात कर लें तो 42 देश इसके सदस्य हैं इस ग्रुप के, जिसको कि L69 के नाम से जाना जाता है। वहीं तीसरा समूह जो C10 है, अगर इसकी बात करें तो ये अफ्रीकी देशों का एक समूह है जो कि अफ्रीका के प्रतिनिधित्व की बात करता है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार की मांग करता है और कहता है कि अफ्रीका का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। तो इन जो ग्रुप्स हैं, इन जो समूह हैं, इन्होंने भी भारत की जो मांग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की, इस मांग का समर्थन भी किया है। साथ साथ उसमें कुछ सुधार की भी मांग की है। तो इन ग्रुप के इन बातों को समझने के साथ हम आगे और भी समझेंगे कि भारत आखिर उसकी डिमांड क्यों कर रहा है। अब देखिए, G4 और L69 दोनों ये समूह जो हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल देने की बात कहते हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब ही हुआ कि जो देश जो कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के जो विकासशील देश हैं, कम विकसित देश हैं, अविकसित देश हैं, ये उनका समूह है, उनके लिए ये टर्म यूज किया जाता है। तो इनके प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर इन ग्रुप्स ने
बल दिया और कहा कि इनका प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में होना चाहिए। साथ ही साथ इस बात पर जोर दिया गया कि जो विकासशील देश हैं, सुरक्षा परिषद की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता को बनाए रखने में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है और इनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो विकासशील देश हैं उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से हर जगह के जो विकासशील देश हैं, हर क्षेत्र के, जो कोई भी ऐसे क्षेत्र के विकासशील देश अछूते न रहें। विशेष रूप से अगर अफ्रीका की बात कर लें, हम अफ्रीका के अलावा लैटिन अमेरिका की बात कर लें, एशिया की कर लें, तो इन सभी जगहों के विकासशील देशों के प्रभावशीलता को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। साथ ही यूएनएससी में सुधार किया जाए ताकि वो और अधिक प्रतिनिधित्व पारदर्शी हो सके, कुशल हो सके, प्रभावी हो सके और सबसे बड़ी चीज लोकतांत्रिक हो सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जहां पर सबको एक समान दृष्टि से देखा जाए, किसी भी प्रकार के ऊंच नीच की बात ना हो, तो चाहे छोटा देश हो, चाहे गरीब देश हो, चाहे सुविधाओं से वंचित देश हो, सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले सुरक्षा परिषद में, सबके सुरक्षा, सबके हितों की बात हो। इसलिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए जहां ऐसा ना हो कि कोई वंचित देश है वो उन व्यवस्थाओं से, उन सुविधाओं से किसी भेदभावपूर्ण नीति का शिकार हो जाए। तो ये बात यहां पर रखी गई। अब यूएन द्वारा आयोजित हाल ही में समिट फॉर द फ्यूचर की भी बात की गई और ये कहा गया कि ये समिट फॉर द फ्यूचर जो हुआ था वो सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जरूर है और इस पे आगे और हमें बढ़ने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर इन व्यापक सुधारों में देरी होगी, सभी विकासशील देशों को या कम विकसित देशों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो ये कहा जा सकता है कि ये देरी संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और उसकी वैधता दोनों पर सवाल खड़ा कर सकती है। तो इसलिए ये सारे समूह मिलकर इस बात को फिर से यहां पर मुखर किए। अब आगे देखते हैं कि यूएनएससी में सुधार की जरूरत क्यों है। तो देखिए, इन सारी बातों में ही, इस भूमिका में ही मैंने आपको मोटा मोटी ये बताया कि इसकी जरूरत क्यों है। फिर भी आप एक बार देख सकते हैं यूएनएससी की जो वर्तमान संरचना है, अगर इस स्ट्रक्चर की आप बात करें, ये वर्तमान संरचना कब की है? ये वर्तमान संरचना काफी पुरानी है। कब की है? तो देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो कंडीशन थी, उस समय विश्व में जो शक्ति संतुलन की हम कह सकते हैं अवधारणा थी, उसके हिसाब से ये डिजाइन है। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां थी और आज की जो परिस्थितियां हैं, तब शक्ति संतुलन जिस प्रकार से था और आज जो अलग अलग धुरी विकसित हुई है, उन दोनों में काफी अंतर है। ऐसी दशा में ये उतनी प्रासंगिक नहीं रह जाती है, उतना मेल नहीं खाता है। जैसे उस समय दो ध्रुव दिखाई दे रहे थे, अब अगर हम बात करें तो वो ध्रुव भी चेंज हुए हैं। अलग अलग कुछ ऐसे विकासशील देश हैं कि उनकी भूमिका को इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत की ही बात कर लें, एक नई आर्थिक शक्ति, एक नए ध्रुव के रूप में ये उभरा है। तो इस प्रकार से तब और अब की स्थिति में बहुत अंतर है, इसलिए एक बार इस पर भी विचार करने की जरूरत है। वीटो शक्ति की अगर बात कर लें तो वीटो शक्ति केवल जो 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, केवल उन्हीं के पास है। अब ऐसे में अगर एक उदाहरण आप ले लें, जैसे मान लीजिए भारत, एशिया की बात कर ले, तो एशिया में अगर चाइना के पास वीटो शक्ति है और भारत भी एक उभरती हुई शक्ति है, तो कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों देशों के हित आपस में जब टकराएंगे तो चाइना इस वीटो शक्ति का निगेटिव तरीके से इस्तेमाल करके और भारत के हित को प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए यह कहा जाता है कि केवल 5 देशों के पास इन वीटो शक्ति का होना कहीं ना कहीं जो वैश्विक फैसले हैं जिससे कोई खासा देश प्रभावित हो सकता है, तो ये उनके विपरीत जा सकता है। तो इस पर भी विचार करने की जरूरत है। साथ ही समुचित प्रतिनिधित्व का अभाव बताया जाता है, इसलिए भी इसमें सुधार की बात की जा रही है। क्योंकि जो सुदूर पूर्व एशिया हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया या अफ्रीका की बात कर लें, इसमें इनके प्रतिनिधित्व का न होना ये एक प्रकार की असमानता को दर्शाता है। एक प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से इस एरिया की अगर बात करें, सुदूर पूर्व एशिया आप देख लें या दक्षिण अमेरिका को देख लें, लैटिन अमेरिका की बात कर लें या अफ्रीका की कर लें, इनका स्थायी प्रतिनिधित्व न होना ये अपने आप में इसको एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है। साथ ही परिषद का प्रतिनिधित्व जो है वो असंतुलित रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें कि बड़े और उभरते देश जैसे भारत का एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, तो ये एक न्याय संगत व्यवस्था इसको नहीं माना जा सकता है। अब देखिए, इसमें भारत क्यों चाहता है स्थायी सदस्यता, क्यों नहीं चाहेगा स्थायी सदस्यता? आज के समय के अनुरूप अगर आप देखें तो भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है और भारत सुरक्षा परिषद जैसे गठन जब इसका हुआ, तो अगर हम बात करें तो 40 वर्षों तक भारत ने स्थायी सदस्यता की मांग नहीं की, क्योंकि भारत तब शायद आज की स्थिति में और तब की स्थिति में भारत के बहुत अंतर था। आज अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, कोई भी देश भारत को इग्नोर नहीं करना चाहेगा। 1993 में भारत ने अपने सुधारों से संबंधित एक प्रस्ताव जब दिया, तब भारत ने स्थायी सदस्यता की बात नहीं की थी, क्योंकि 93 का भारत और 2024 के भारत में बहुत अंतर है। आज भारत स्थायी सदस्यता की स्पष्ट मांग अगर कर रहा है
तो भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में अपने आप को देखता है, एक विशाल अर्थव्यवस्था के नाते अपनी ताकत को पहचानता है और सबसे बड़े लोकतंत्र के लिहाज से वो अपनी स्थायी सदस्यता की मांग को जानबूझकर इस पटल पर रखता है। वो जानता है कि हमें अब लंबे समय तक इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत बार बार इन बातों की तरफ इशारा करते हुए अपने स्थायी सदस्यता की मांग को दोहराता है। अब भारत की सदस्यता की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है क्योंकि भारत इन शक्तियों के होने के बावजूद, अपनी शक्तियों के होने के बावजूद वैश्विक पटल पर जब तक इन शक्तियों की स्वीकारोक्ति नहीं होगी, जब तक लोग इसको स्थायी सीट नहीं देंगे, तब तक उन चीजों की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। इस लिहाज से वैश्विक भूमिका में अपनी बातों के प्रमाणन के लिए यह आवश्यक है कि भारत को उसमें स्थायी सदस्यता प्रदान की जाए। अब भारत एक उभरती हुई शक्ति है, स्थायी सदस्यता अगर मिलेगी तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की भूमिका जो होगी वो और बलवती होगी और मजबूत होगी। साथ ही साथ वीटो की शक्ति भी भारत को मिलेगी। अब ऐसे में भारत, जिसका जो पड़ोसी देश है चीन, अब चीन बार बार वीटो शक्ति का इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, उसकी वजह से भारत को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उस लिहाज से भी आप देखें तो भारत के लिए एक संतुलन की स्थिति होगी। आपको याद होगा भारत में जो आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार एक आतंकवादी था मसूद अजहर, जिसको कि कांधार जब विमान अपहरण कांड हुआ था तो इसको सौंपा गया था। उसके बाद भी भारत में कई आतंकी घटनाओं के लिए इसको जिम्मेदार माना जाता था। तो भारत ये चाहता था कि इसको वैश्विक रूप से वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन बार बार चाइना के द्वारा इस चीज का विरोध किया जाता था। चाइना ने इसके ऊपर वीटो भी कर दिया था। हालांकि बाद में जब वैश्विक दबाव बनाने में भारत सफल रहा तो इसको वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस वीटो शक्ति की वजह से ही चीन इस प्रकार की चीजों में रोड़ा अटका रहा था। तो ऐसी दशा में भारत को अगर स्थायी सदस्यता मिलती है तो इस प्रकार के संकटों से निपटने के लिए भारत की भी वैश्विक लेवल पे हम कह सकते हैं एक स्वीकारोक्ति होगी, वास्तव में उसके हाथ में एक शक्ति होगी, एक पावर होगी। साथ ही साथ भारत की स्थायी सदस्यता भारत को जो है वो अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करेगी और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको और मजबूत बनाने की दिशा में कदम होगा। वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही, क्योंकि सदस्यता से भारत की स्थिति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और उससे भारत को वैश्विक स्तर पर इसकी शक्ति को स्वीकार किया जाएगा। इन उदाहरणों के माध्यम से आपको ये चीज बताई गई है। पहले यूएसएसआर की अगर बात कर ले तो इसने भी यूएनएससी का बहिष्कार किया था। बाद में उसको भी समझ में आ गया कि बिना वीटो शक्ति के हम कह सकते हैं कि हम शक्तिहीन हैं, इसलिए वीटो शक्ति के पावर को यूएसएसआर ने भी समझा था। तो ये कुल मिला के जरूरी था। एक नजर अब डालते हैं वास्तव में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ऊपर कुछ मूलभूत जानकारी है जो आपको जानना चाहिए। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा हुई थी। प्राथमिक जिम्मेदारी इसकी क्या बनती है? इसकी जिम्मेदारी बनती है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना कैसे विश्व में की जा सके। सदस्य संख्या की बात करें तो वर्तमान में 15 सदस्य इसके हैं, जिसमें कि 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको की वीटो पावर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी 10 सदस्य हैं इसके, जो कि 2 वर्षों के लिए इनका चुनाव किया जाता है। साथ ही साथ एक अंतर सरकारी वार्ता आईजीएन को भी आप ध्यान रखेंगे कि यूएनएससी में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर ही काम करने वाले ऐसे राष्ट्र या राज्यों का समूह है जो कि इसमें सुधार की मांग करता है। कौन कौन है इस सदस्य का संघ? इसमें कौन कौन से संगठन हैं जो इसके सदस्य हैं? अफ्रीकी संघ है, इसमें G4 है, जिसके अंतर्गत भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील आते हैं, जो शुरू में मैंने आपको बताया। सर्वसम्मति के लिए एकजुट समूह यूएफसी इसमें है। साथ ही L69 जो शुरू में मैंने बताया विकासशील देशों का समूह है, यह विकासशील देश आपको भूमिका के दौरान ही बताया गया था। अरब लीग है और कैरेबियाई समुदाय, तो इनको मिलाकर एक संगठन अंतर सरकारी वार्ता आईजीएन है। इसको भी आप याद रखेंगे। ये भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार की, सुधार की मांग करता है। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की है और इसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ेंगे कि इसका सही और सटीक जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्रश्न आपके लिए है, भारत का स्थायी सदस्य बनने से यूएनएससी को किस प्रकार लाभ होगा? विकल्प ए अधिक प्रतिनिधित्व, विकल्प बी विश्व की बढ़ती शक्तियों का शामिल होना, विकल्प सी है विकासशील देशों की आवाज को मजबूती देना, या विकल्प डी उपरोक्त सभी। हमें उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप इसका सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।